नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें हम क्लास 11th का पार्ट पढ़ेंगे जो कि जेईई मेंस के लिए हमारी यूजफुल है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ रिलेशन से कि रिलेशंस होते क्या हैं और हमें किस तरीके से इनके साथ डील करना है। देखिए, रिलेशंस पढ़ने के पहले हमें कुछ चीज़ें जानना जरूरी हैं। सबसे पहला कि सेट थ्योरी चैप्टर आपने पढ़ा हो। मैं उम्मीद करता हूँ सेट थ्योरी चैप्टर आपने पढ़ा होगा, आसान चैप्टर है, हम पढ़ सकते हैं उसको। इसके बाद सबसे पहले हमें जानना है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? देखिए, पेयर मतलब आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दो एलिमेंट हैं, जो कुछ भी है। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है x इंटू वाई और y इंटू एक्स, अगर ये दोनों बराबर है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, तो इस टाइप के पेयर को हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड पेयर। दिस इज कॉल्ड एज अनऑर्डर्ड पेयर। अगर x, y, x के साथ सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर। ये जो पेयर है दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर हमने सीख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमारे सामने आती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है इसके बाद हमें। तो प्रोडक्ट से समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लाई होना चाहिए। कार्टेशियन का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये बेसिकली दो सेट का प्रोडक्ट है। अब दो सेट का प्रोडक्ट कैसे होगा? सो प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। मान लो एक सेट ए है और एक सेट है बी। इन दोनों का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। हमने एज्यूम किया कि सेट ए में मान लो कुछ ए बी सी एलिमेंट है और सेट बी जो है इसके अंदर मान लो कुछ 1 2 3 इस टाइप से एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इस टाइप के x, y टाइप के, वेयर x belongs to A and y belongs to B। ध्यान रखिएगा, अगर आपने A क्रॉस B लिखा है तो पहला एलिमेंट A से आएगा, दूसरा एलिमेंट B से आएगा। तो यहां पर अगर मैं बनाना चाहूं उस एग्जाम्पल के लिए तो क्या बनेगा? सबसे पहले A, 1, उसके बाद A, 2, उसके बाद A, 3, उसके बाद B, 1, B, 2, B, 3, C, 1, C, 2, C, 3। इस तरीके से हम ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं। अब मान लो कि हमें B क्रॉस A लिखना होता तो हम कैसे लिखेंगे? उल्टा हो जाएगा। X, Y अभी भी हाँ, लेकिन जो X है यानी जो पहला एलिमेंट है वो B को बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट A को बिलोंग करेगा। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। यहां पे देखें, सो B क्रॉस A इज इक्वल टू पहला एलिमेंट यानी 1, A, फिर 1, B, 1, C, 2, A, 2, B, 2, C, 3, A, 3, B, 3, C। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चले हम, तो हमने देखा कि ये होता है। अब मान लो कि सेट ए है, सेट ए के अंदर कुछ बी एलिमेंट है और सेट बी के अंदर कुछ क्यू एलिमेंट है। तो ये जो ए क्रॉस बी है इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? चाहे ए क्रॉस बी लिया जाए चाहे बी क्रॉस ए, दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो पी इंटू क्यू होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी पी इंटू क्यू। तो रिलेशन क्या होता है? अगर हम रिलेशन की डेफिनेशन देखें कि इसकी डेफिनेशन क्या है, सो डेफिनेशन जो टेक्निकल डेफिनेशन है, अ रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी जो आपने ए क्रॉस बी बनाया हुआ है उसका कोई एक सबसेट है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ए को लिया, यहां पर ए बी सी
और बी को ले लिया कुछ पी क्यू आर, इस तरीके से ये ले लिया मैंने। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 3 इंटू 4 12। तो ए क्रॉस बी जो है ये कितना आएगा, ए कॉमा पी, ए कॉमा क्यू, चलता जाएगा इस टाइप से। लास्ट में कुछ सी कॉमा आर और सी कॉमा एस। इसका कोई भी एक सबसेट बना लो। अब सबसेट कितने होते हैं, तो सबसे पहले कोई हमसे पूछे कि ए क्रॉस बी में यहाँ पर एलिमेंट कितने होंगे, तो सिंपली 3 इंटू 4 यानी कि 12। सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, सिंपली 2 पावर 12। सो नंबर ऑफ रिलेशंस आर, इसको रीड करते हैं, आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ये कितने होंगे, जितने सबसेट उतने ये। हाँ, इनमें एक एम्प्टी रिलेशन भी होगा क्योंकि एक एम्प्टी सबसेट भी होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस ये हो जाएंगे 2 की पावर 12 माइनस 1। अब अगर मैं इसको जनरलाइज करूं इस डेटा के हिसाब से, तो यहां पे नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 की पावर पी क्यू, और नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस इज इक्वल टू 2 की पावर पी क्यू माइनस 1। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, फंक्शंस पे लेके आते हैं। फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन such that every element of set A is uniquely related with elements of set B। जैसे यहां पर हम देखें एक सेट A है, फंक्शन f हम डिफाइन कर रहे हैं A से B में, यहां पर ये सेट B हो गया। यहां पर कुछ A B C D ले लिया, यहां पर कुछ P Q R है, A से B इस तरीके से डिफाइंड है। तो दो चीजें हमें यहां पे ध्यान रखनी है, एवरी एलिमेंट इज यूनिकली रिलेटेड। तो जैसे मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये बना दिया हमने, तो अब मैं आपसे पूछूं क्या ये फंक्शन होगा, विल इट बी अ फंक्शन? तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, दो कारण है। पहली चीज तो ये है कि इसको यूनिकली रिलेट होना चाहिए था सेट ए के एलिमेंट्स को, तो ये जो है यूनिकली रिलेटेड नहीं है, ये आपका 2 के साथ रिलेटेड है। ये डी जो है इसको हम देखें, इसको छोड़ दिया गया है, जबकि साफ साफ बोला गया है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी यूनिकली रिलेटेड। तो ये एलिमेंट छोड़ दिया, इसकी वजह से नहीं है, दूसरा कारण इसकी वजह से, तो ये फंक्शन नहीं होगा। मान लो कुछ एक और बनाते हैं, एफ ए से बी, यहां पर सेट ए लिया हुआ है, यहां पर सेट बी लिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये है पी क्यू आर। ए को हमने पी के साथ रिलेट किया, बी को भी कर दिया, सी को भी कर दिया और डी को भी कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या ये फंक्शन होगा एफ ए से बी में, विल इट बी अ फंक्शन? तो हम चेक करेंगे पहले कंडीशन कि क्या सेट ए के सारे एलिमेंट यूनिकली रिलेटेड है। हाँ, सारे के सारे एक ही के साथ रिलेटेड है, जहां पे भी है एक ही के साथ है। ऐसा नहीं है कि ए के करस्पॉन्डिंग पी भी है और क्यू भी है, पी ही है, बी के करस्पॉन्डिंग भी एक ही है पी, सी के करस्पॉन्डिंग भी पी है, डी के करस्पॉन्डिंग भी पी है, और कोई बचा भी नहीं है। ए बी सी डी 4 एलिमेंट थे, चारे के चारा रिलेट किए हुए हमने, इसका मतलब ये फंक्शन होगा। एक ब्रॉडर सेंस में देखिए कि फंक्शन होता क्या है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से एक मशीन है। फंक्शन इज लाइक अ मशीन, जहां पर आप कुछ इनपुट दे रहे हैं और बदले में हमें कुछ यहां से आउटपुट मिलेंगे। जो इनपुट है उनको हम सेट ए बोल सकते हैं,
जो आउटपुट है उनको हम सेट बी बोल सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ कि ये वॉशिंग मशीन है। अब वॉशिंग मशीन है तो आप क्या क्या इसमें, आप इसमें शर्ट्स धो सकते हैं, ट्राउजर्स, पैंट, मान लो चलो साड़ी। क्या आप इसमें शूज धो सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके डोमेन में नहीं है, ये इसके डोमेन में नहीं है, डोमेन से ही बाहर है। अब यहां पे देखें, यहां पे क्या मिलेगा आपको? क्लीन शर्ट, यहां पे क्या मिलेगा? क्लीन ट्राउजर, क्लीन पैंट, क्लीन साड़ी। क्या यहां पर क्लीन शूज मिलेंगे? जब आप उनको पुट ही नहीं कर सकते हो तो वो क्लीन शूज कैसे मिलेंगे? ये आपको नहीं मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके डोमेन में नहीं है और ये इसकी रेंज में नहीं है। तो अब हमें कंसेप्ट समझना है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है और किस तरीके से हम फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो जैसे मान लो ये फंक्शन है, हमने यहाँ पे डिफाइन किया ABCD और यहाँ पे ये PQR और सपोज S लिखा है। A को इधर रिलेट कर दिया, B को इधर कर दिया और C को भी इधर कर दिया, D को मान लो कुछ इधर कर दिया। तो अगर मैं इसको A से B में डिफाइन कर रहा हूँ, F इज डिफाइंड फ्रॉम A to B, ये सेट A है, ये सेट B है। तो जो सेट A के एलिमेंट हैं इनको बोला जाता है डोमेन, और सेट B के जो एलिमेंट हैं दे आर कॉल्ड एज कोडोमेन, दे आर कॉल्ड एज कोडोमेन। सेट B में जितने भी एलिमेंट हैं उनको बोलेंगे कोडोमेन। इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ सेट B, एलिमेंट्स ऑफ सेट B which are connected with elements of सेट A, ये जो है इनको हम बोलेंगे रेंज। तो अगर मैं यहां से बोलूं कि रेंज क्या होगी, तो डोमेन तो आप सबको दिख रहा है, डोमेन क्या हुआ? ABCD, ये तो हो गया डोमेन। अगर हम बात करें कोडोमेन की, तो कोडोमेन क्या हो गया? PQRS, ये सारे के सारे कोडोमेन का पार्ट है। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज में सिर्फ P और Q ही रिलेट हो रहा है। तो ये इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, रेंज हो गई। अब जरूरी नहीं कि फंक्शन हमेशा इस टाइप से लिखा हो, इन जनरल फंक्शन ऐसे नहीं लिखा होता है। तो पहले हम बात करते हैं कि फंक्शंस किस टाइप से लिखे होंगे, उनका डोमेन क्या होता है, उनकी रेंज क्या होती है। तो पहले हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो दो टाइप के फंक्शन बेसिकली हमें डील करने हैं। एक है एल्जेब्रिक और दूसरा नॉन एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन हमें पढ़ना है, जो कि आप पढ़ते आ रहे हो क्लास 8 से 9 से। पॉलिनोमियल के साथ फिर कुछ रैशनल फंक्शंस पढ़ने हैं। फिर तीसरा जो है वो हमें पढ़ने हैं इर्रेशनल फंक्शंस। ये तीन तरीके के बेसिकली हमें एल्जेब्रिक में कवर करने हैं। नॉन एल्जेब्रिक की बात करें तो सबसे पहला हमें जो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये हमें पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद हम आगे बात करें तो नेक्स्ट आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जो कि क्लास 12th में हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, ये हम इसी चैप्टर में पढ़ना है, लॉगरिथमिक फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है। और कुछ स्पेशल टाइप फंक्शन है, तो आप चाहो तो उनको एल्जेब्रिक में लिख सकते हो, चाहो तो नॉन एल्जेब्रिक में। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नाम इतना परेशान होना है। तो मैं यहां लिख देता हूं स्पेशल फंक्शंस। दोनों में से आप किसी में भी लिख सकते हो। इनमें भी कई सारे टाइप पढ़ना है। पहला टाइप है मॉडुलस फंक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडुलस फंक्शन हमारे लिए। उसके बाद नेक्स्ट आएगा सिग्नम फंक्शन, ये वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसकी डेफिनेशन हमें जानना जरूरी है। उसके बाद आता है
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर इंटीजर पार्ट फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करनी है। एल्जेब्रिक, रैशनल, इर्रेशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट। इनके डोमेन देखना है, इनकी रेंज देखना है, इनके ग्राफ देखना है, फिर ग्राफ में जो ट्रांसफॉर्मेशंस लगते हैं वो सारी चीज़ें हमें देखनी है इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम डोमेन और रेंज समझते हैं कि होती क्या है। देखिए कई जगह आपको लिखा होगा डोमेन ऑफ फंक्शन, कई जगह लिखा होगा डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, दोनों सेम चीज है। क्या होता है डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। जैसे कि मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का 4। अब हम सब जानते हैं कि जो रूट के अंदर लिखा हुआ है वो कैसा होना चाहिए? धनात्मक, क्योंकि रूट के अंदर ऋणात्मक मतलब वो एक अवास्तविक संख्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, जो कि हमें नहीं लेना है। जब भी हम कैलकुलस की बात करेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, सिर्फ रियल नंबर के साथ डील करना है, इमेजिनरी नंबर के साथ डील नहीं करना है। तो एफ एक्स इक्वल टू हो गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। हमसे वही बोले इसका डोमेन बताओ, तो हम क्या करेंगे सिंपली कि रूट के अंदर जो भी लिखा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जिनके थ्रू हम डोमेन डिफाइन करेंगे। तो कैसे, एक बार देख लेते हैं हम। कंडीशंस फॉर डिफाइनिंग द डोमेन, कंडीशंस फॉर डिफाइनिंग डोमेन। क्या हो जाएंगे? सबसे पहला, रूट के अंदर जो कुछ भी आ रहा है, रूट के अंदर जो कुछ भी आ रहा है उसको कैसा होना चाहिए? हमेशा या तो पॉजिटिव या फिर 0। तो एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड, अगर कुछ भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। एनीथिंग 0 के अपॉन में आप कुछ भी लिखोगे वो हमेशा नॉट डिफाइंड है। तो यहां पर जो एफ एक्स है इसको नॉट इक्वल टू 0। तीसरा, अगर इन दोनों का मिला जुला रूप आ जाए कि डिनोमिनेटर में भी हो और रूट में भी आ जाए, तो क्या करना है? इसको ना तो इक्वल टू 0 करेंगे ना ही लेस देन 0, इसको हम सिर्फ ग्रेटर देन 0 करेंगे। तो इन 3 कंडीशन के हिसाब से हमें डोमेन फाइंड करना है। अब इसमें जो हमने वेबी कर्व मेथड पढ़ा था वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। वो हमने पढ़ा इसलिए था कि हमें काम आए। तो अगर आपने वेबी कर्व मेथड नहीं पढ़ा है तो आप इनइक्वालिटीज के लेक्चर्स में जाके उसको पढ़ सकते हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, 3 लेक्चर में मैंने उसको कवर किया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। अब थोड़ा और आगे चले, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स बराबर रूट ओवर एक्स माइनस 2। तो हमने क्या देखा था कि जो भी रूट के अंदर है उसको कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी अगर x 2 से बड़ा होगा या इक्वल होगा तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा। इसका मतलब ये हुआ इसका डोमेन क्या हुआ? x की जो वैल्यू डिफाइन करना है। सो डोमेन ऑफ फंक्शन इज, डोमेन ऑफ फंक्शन इज 2 टू इन्फिनिटी, 2 से बड़ा, ये हो गया सिंपल आंसर। इसी तरीके से मान लो लिखा हुआ है फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स। मान लेते हैं कि इस टाइप से हमें एक प्रश्न दिया हुआ है जिसको हमें सॉल्व करना है। क्या होगा? जो भी रूट के अंदर लिखा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर है तो नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो एक्स क्यूब माइनस एक्स है इसको होना चाहिए ग्रेटर देन 0। यहां से एक एक्स कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट किया, -1 0 1, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस।
ग्रेटर देन 0 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। अगर आपको इनइक्वलिटी में कोई दिक्कत है तो आप इनइक्वलिटी वाला लेक्चर देख सकते हैं, नहीं तो फिर आपको इसमें परेशानी आएगी। ये जो मैंने प्लस माइनस लिखा हुआ है, ये वेवी कर्व मेथड के हिसाब से लिखा है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे हम जिनका डोमेन फाइंड कर सकते हैं। अगला आता है कि सर बहुत सारे फंक्शन अगर ऐसे लिखे हुए हैं इसके साथ, मान लो यहाँ पे f1x है, या प्लस है या माइनस है, यहाँ पे f2x है, यहाँ f3x है, तो फिर हम डोमेन का क्या करें? हम किसका डोमेन लें? यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आप इसका डोमेन D1 फाइंड करोगे, फिर आप इसका डोमेन D2 फाइंड करोगे, फिर इसका डोमेन D3 और इसका डोमेन Dn, और इसका डोमेन अगर मैं Df मानूं, सो डोमेन ऑफ fx इज इन सभी का इंटरसेक्शन D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3 इंटरसेक्शन Dn, ये इसका डोमेन हो जाएगा। इस तरीके से हमें डोमेन फाइंड करना है। तो ये हमारी डोमेन की कहानी है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रेंज ऑफ फंक्शन, कि कोई भी फंक्शन है उसकी रेंज हम कैसे फाइंड करें। तो जो हमने इनपुट और आउटपुट देखा था, उसमें जो एक्चुअल में आउटपुट मिल रहा था हमें बी सेट में, वो हमारे लिए रेंज थी। कैसे? एक बार समझिए इसको। जैसे मान लो मैंने fx को लिखा कुछ x² + 4। अब आप x में जो मर्जी कोई भी रियल नंबर पुट करो, ये हमेशा कैसा होगा? 0 से बड़ा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो x² + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू आपको 4 मिलेगी। ये 4 से छोटा कभी भी नहीं हो सकता है। तो हम बोल देंगे कि जो रेंज है fx की, रेंज ऑफ fx इज क्या हो जाएगी? 4 से इन्फिनिटी, मतलब ये हमेशा 4 से लेके इन्फिनिटी के बीच में ही लाई करेगा fx। हाँ, अगर कोई आपसे पूछे डोमेन, तो ना तो यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट है, ना ही समथिंग के डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है, यानी कि ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड है। तो डोमेन ऑफ fx इज r मतलब ऑल रियल नंबर्स, ये हमेशा डिफाइंड है। या आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। अब क्या रेंज फाइंड करने का कोई मेथड है? हाँ, इसका एक मेथड भी है जो कि एल्जेब्रिक फंक्शन में हम यूजुअली लगा सकते हैं। सो मेथड टू फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन, मेथड टू फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन। कोई भी फंक्शन है fx, मान लो ये दिया हुआ है x - 1/x + 1। तो क्या करना है? सबसे पहले एज्यूम y = fx। सेकेंड, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। सो x यहां से देखें तो y = कितना हुआ? x - 1/x + 1। इसको सॉल्व कर दे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो xy + y = x - 1। सो xy - x = -1 - y। x कॉमन लिया, y - 1 = -1 - y। x बराबर -y + 1 डिवाइडेड बाय y - 1। तो ये x आ गया y के टर्म्स में। थर्ड है डिफाइन x और फाइंड डोमेन ऑफ, इसको हम ऐसे लिखें, डिफाइन x = g(y). उसके बाद फाइंड डोमेन ऑफ g(y), फाइंड डोमेन ऑफ g(y). फिर डोमेन ऑफ g(y) इज एक्चुअली इज रेंज ऑफ fx, यही fx की रेंज होगी। कैसे? यहाँ पे देखें तो g(y) कितना हो गया? यहाँ देखा जाए तो g(y) = -y + 1 डिवाइडेड बाय y - 1। अब इसका डोमेन तो देखो, कोई स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा है, समथिंग डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो y - 1 ≠ 0, y ≠ 1,
यानी कि 1 को छोड़ के y कुछ भी हो सकता है। सो रेंज ऑफ एफ एक्स इज ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1। इस तरीके से हम रेंज फाइंड कर सकते हैं। कोई आपसे पूछे डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, तो कोई स्क्वायर रूट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, उसको नॉट इक्वल टू 0, सो x नॉट इक्वल टू -1, यानी ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1। इस तरीके से हम डोमेन और रेंज को देख सकते हैं। तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अलग अलग फंक्शन जो हैं, पॉलिनोमियल है, रैशनल है, इरेशनल है, इनके लिए किस तरीके से हम डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं डोमेन और रेंज पे हम। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x² - 4 प्लस √9 - x²। हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। तो आप देखो कि दो फंक्शन से मिलके बना हुआ है, तो पहले फंक्शन का भी आप डोमेन डिफाइन करोगे, फिर दूसरे फंक्शन का। तो पहले हम इसका डोमेन डिफाइन करें। यहां पर कोई स्क्वायर रूट तो है नहीं, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, उसको क्या करेंगे हम, नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिला, x² नॉट इक्वल टू 4, x नॉट इक्वल टू +-2, यानी कि इन दो वैल्यूज को छोड़ के बाकी सब कुछ लिया जा सकता है। इसका डोमेन डिफाइन करें, ये रूट के अंदर लिखा हुआ है, जो कुछ भी रूट के अंदर लिखा है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, >= 0। माइनस साइन कॉमन निकाला ताकि x² का कोफिशिएंट हम पॉजिटिव बना सके। माइनस साइन से इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे तो x - 3 इंटू x + 3 <= 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करें इसके क्रिटिकल पॉइंट, एक -3 एक +3, दोनों की पावर 1 1 है यानी ऑड है, तो ऑल्टरनेट +-+, < > 0, यहाँ इक्वल टू यहाँ इक्वल टू, यानी कि हमें ये सारी वैल्यूज लेनी है। तो यहां से क्या मिला, x बिलोंग्स टू -3 to +3। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं एक बार समझ लीजिए आप। पहला वाला जो केस आया वो क्या बोल रहा है कि -2 + 2 को छोड़ के आप सब कुछ ले लो। मैं इन सारी वैल्यूज को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देता हूं। तो -2 को छोड़ दिया, +2 को छोड़ दिया, बाकी सब कुछ ले लिया। ये ले लेते हैं हम सारी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज आ गई। अगले वाले ने बोला नहीं, -3 से +3 ले लो, ये और यहां से यहां तक। इंटरसेक्शन मतलब होता है जहां पर ये पूरा का पूरा आ रहा हो, यहां पर ये पूरा आ रहा है, यहां पर ये पूरा आ रहा है, और यहां पर ये पूरा आ रहा है, यहां पर ये पूरा आ रहा है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आंसर, x बिलोंग्स टू, चाहो तो आप ऐसे लिख दो -3 से 3, और ये जो दो वैल्यूज छोटी हुई हैं इनको आप अलग से, जब भी इस तरीके से अलग अलग वैल्यू को आपको लिखना है तो आप कर्ली ब्रेसेस में सेट के फॉर्म में लिखते हैं, या ऐसे नहीं लिखना है तो कैसे लिखें फिर हम, x बिलोंग्स टू -3 इंक्लूडेड है, -3 से -2 को छोड़ना है तो यहां पर स्मॉल ब्रैकेट यूनियन, फिर -2 से 2 तक का पूरा आ रहा है यूनियन, फिर 2 से लेके 3 तक का और 3 इंक्लूडेड। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके सही है, जिस फॉर्म में आपको आंसर मिले उस टाइप से आप आंसर कर सकते हैं। तो ऐसे हम इनका डोमेन फाइंड कर सकते हैं। अब एक रेंज के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कि रेंज कैसे फाइंड करनी है। क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू x² अपॉन 1 + x²। अब देखिए क्या करना है, मेथड हमारा वही है कि सबसे पहले आप y = f(x) ले लो। तो यहां पर सबसे पहले हम y = f(x) मान लेते हैं। सो y = f(x) मतलब x² अपॉन 1 + x²। देन फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। तो कितना बना, y + yx² = x², yx² - x² ट्रांसपोज किया तो यहां से x² कॉमन आया, ये बन गया x² = -y
अपॉन वाई माइनस वन, ये हो जाएगा। अब आगे चलें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये तो आ गया एक्स स्क्वायर, तो अगर हमें यहाँ पर एक्स फाइंड करना है तो एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन, और यहाँ पर क्या आ गया कुछ रूट। तो अब इसका डोमेन डिफाइन करना है, क्योंकि ये एक तरीके से क्या हो गया, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन। इसका डोमेन डिफाइन करें तो डिफाइनिंग डोमेन कैसे डिफाइन होता है, जो भी रूट के अंदर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस साइन से डिवाइड कर दिया तो ये इस तरीके से आ गया। अब देखो दो क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पर देखें तो y माइनस जीरो, तो हमने इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया, यहाँ जीरो, यहाँ पे वन, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। जीरो पे इक्वल टू ले सकते हैं क्योंकि इक्वल टू लगा है, और जैसा कि मैंने आपको बार बार बोला है डिनोमिनेटर में जो पॉइंट है वो तो कभी लेना ही नहीं है। तो आंसर क्या आया, y बिलोंग्स टू 0 to 1। तो इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ fx इज 0 to 1, इसको हम 0 से 1 लिख सकते हैं। अब देखिए मैं इसका एक तरीका आपको और बताता हूं कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। जो हमें fx दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें हम, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं न्यूमरेटर में एक ऐड कर देता हूं और एक को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं फंक्शन की ओवरऑल वैल्यू को। और इसको अलग अलग कर दें हम इस तरीके से, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब थोड़ा सा आगे चलें, हम सब जानते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है वो एक कंप्लीट स्क्वायर है, और कंप्लीट स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में होती है। अब अगर आप यहाँ पे 1 1 ऐड कर दो तो यहाँ पे भी 1, आपने यूक्लिड के रिजल्ट पढ़े होंगे। और इन्फिनिटी में आप कुछ ऐड करो उसको कोई फर्क पड़ता नहीं। इन्फिनिटी मतलब एक ओशियन है, उसमें जाके आप अगर एक लोटा पानी डालोगे तो क्या होगा, ओशियन का ओशियन ही रहेगा। अब इसका इन्वर्स करना है, तो मैंने आपको वेबी का मेथड जब पढ़ाया था इनइक्वालिटीज, तो इन्वर्स करना भी बताया था। दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, इन्वर्स कर देते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0, और 1 अपॉन 1 हो गया। अब आगे देखें, फिर मैंने आपको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना भी बताया था। नेगेटिव से जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे कितना -1, यहाँ पे कितना 0, फिर 1 1 ऐड करना है क्योंकि हम इस पूरे को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो -1 प्लस 1, यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 1। अब आप देखिए वापस से fx तैयार हो गया, तो इसकी जगह लिख दिया हमने fx, यहाँ 0 यहाँ 1। तो आप देख सकते हैं वही सेम आंसर आ गया, इसकी रेंज 0 से 1 है। तो ये इसका दूसरा तरीका है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हो, नहीं तो ये तरीका जिंदाबाद, इसको हमेशा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।